फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस के साथ काम करने से पहले ज़रूरी है कि हम उसका स्ट्रक्चर समझ लें और हमें ये पता हो कि जनरल कंसेप्ट्स का पता हो कि फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस के साथ हम किस तरीके से काम करते हैं। और वो बेसिकली हम देखेंगे इस वीडियो में फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस का स्ट्रक्चर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज सैफुल्लाह, यू आर वाचिंग माय चैनल यू फॉर यूनिवर्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और एंड्रॉइड डेवलपमेंट की इस वीडियो के अंदर हमने बेसिकली स्ट्रक्चर समझना है। मेन जो टॉपिक है कि एक ही बल्कि टॉपिक है कि फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि ये कुछ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है ट्रेडिशनल हमारे रिलेशनल डेटाबेस से। तो इसलिए हम इसका स्ट्रक्चर जो है वो समझेंगे पहले और उसके बाद हम इसके साथ काम करेंगे। क्योंकि अगर हमें इसका स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा, हमें पता नहीं होगा, तो हम जो है वो एफिशिएंटली इफेक्टिवली अपनी एप्लीकेशन अपनी रिक्वायरमेंट्स को मैप नहीं कर पाएंगे फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस के साथ। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको जनरल कंसेप्ट्स हैं जो क्लियर करना चाहता हूं, तो थ्रू आउट दी कोर्स हमारे साथ चलेंगे। तो सबसे पहले वो देख लेते हैं। अगर फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर आए तो फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस हमारे पास पूरे का पूरा डेटाबेस बेसिकली सिंपल एक जेसन ऑब्जेक्ट होता है। अभी होप्सो आप लोगों को पता होगा जेसन का कि जेसन हमारे पास क्या है। सिंपली एक इसको ये तो बेसिकली इंटरनेट में हमारे पास जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन का, और ये बेसिकली डेटा को फॉर्मेट करने का हमारे पास तरीका है। लेकिन फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस जो होता है पूरे का पूरा डेटाबेस सिंपली हमारे पास एक जेसन ऑब्जेक्ट या जेसन ट्री होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली हमारे पास सिंपली जेसन ट्री होती है। डिफरेंट नोड्स होते हैं, डिफरेंट उनके एक डिफरेंट पेरेंट्स होते हैं, उनके चाइल्ड होते हैं, सब चाइल्ड होते हैं। इनको भी डिटेल में देखते हैं। जब भी आप फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस के अंदर, अब इसको मैं मेनली रेफर करूंगा डेटाबेस से भी या रियल टाइम डेटाबेस या फायरबेस डेटाबेस। आप जनरली ये समझें कि मैं रेफर कर रहा हूँ फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस को। तो जब भी हम अपने रियल टाइम डेटाबेस में कोई भी वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो वो बेसिकली कह लें कि एक पेयर की सूरत में जाती है, जिस तरीके से हमने बंडल वगैरह के साथ देखा हुआ है की, और उसके अगेंस्ट हमारे पास वैल्यू होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक मेरे पास की है और ये वैल्यू है। इस पूरी चीज़ को बेसिकली हम एक नोड कहते हैं। जब भी हम किसी भी लेवल के ऊपर डेटा को इंसर्ट करेंगे तो हम बेसिकली एक नोड इंसर्ट कर रहे होंगे। नोड डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर, की होती है हमारे पास एक, और उसके पास सेकंड नंबर पे हमारे पास उसकी वैल्यू होती है। अगर हम देखें तो आप जो है वो कस्टमाइज कोई भी की पास कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे पर्सन पास किया हुआ है या मैंने यहाँ पे एनिमल्स पास किया हुआ है, और डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप उसकी वैल्यू दे सकते हैं। कीज हमेशा हमारे पास स्ट्रिंग होती हैं, की जब भी हम यूज़ करेंगे हमारे पास स्ट्रिंग होंगी। लेकिन जो डेटा होगा वो बेसिकली आप इंटीजर दे सकते हैं, आप यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। इसके अलावा आप फ्लोट की सूरत में वो डेटा दे सकते हैं। जो भी स्टैंडर्ड हमारे पास जेसन डेटा टाइप सपोर्टेड है वो फ्लोट दे सकते हैं। इसके अलावा आप बुलियन दे सकते हैं, ट्रू फॉल्स। इसके अलावा आप स्ट्रिंग भी एज अ वैल्यू दे सकते हैं। और इसके अलावा यह है कि आप एक वैल्यू को एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मल्टीपल नोड्स भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे की मैसेजेस है। अब मैसेजेस तो की है, तो इसके आगे कोई वैल्यू होगी तो वैल्यू अगेन मेरे पास मल्टीपल कीज हैं। मैसेजेस की वैल्यू क्या है, मैसेज 1 मैसेज 2। अब मैसेज 1 के आगे अगेन मेरे पास दो नोड्स हैं। एक मेरे पास नेम है कि उसके अगेंस्ट हमारे पास पर्सन है, फिर अगेन मेरे पास टेक्स्ट है कि, और फिर मेरे पास उसकी वैल्यू है हेलो। अगेन मेरे पास नेक्स्ट नोड है मैसेज 2, पर इसकी मेरे पास अगेन दो वैल्यूज हैं। फर्स्ट वैल्यू की उसकी नेम है, और फिर इंडिविजुअल उसकी जो वैल्यू है। सेम है टेक्स्ट और उसकी हाई जो हमारे पास वैल्यू है। तो ये है बेसिकली हमारे पास फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस का स्ट्रक्चर कि किस तरीके से जेसन ऑब्जेक्ट्स और मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज आप यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे एक हमारे पास प्रॉब्लम आती है। अब सपोज करें ये की हम मैनुअली दे रहे हैं, हमारी एप्लीकेशन में प्रोग्राम्ड है। मैसेज 1 यूजर 1 ने सेंड किया, मैसेज 2 यूजर 2 ने सेंड किया। लेकिन अब सपोज करें कि हमारे पास यूजर 1 यूजर 2 एट द सेम टाइम, बिल्कुल सेम टाइम के ऊपर दोनों एक मैसेज सेंड करते हैं। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि मैसेज 3 यूजर 1 ने सेंड किया या यूजर 2 ने सेंड किया है? तो हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस कंफ्लिक्ट आ जाएगा। अगेन यहाँ पे फायरबेस हमें जो है वो रेस्क्यू करने के लिए आता है और बहुत पावरफुल फीचर हमें प्रोवाइड करता है। वो फीचर ये है कि फायरबेस बेसिकली रन टाइम के ऊपर हमारे पास हमें जो है वो आईडीज जो है वो पुश आईडीज जनरेट करके देता है। इनको पुश आईडीज इसलिए हम कहते हैं, ये आपको जो दो की वैल्यू कीज नजर आ रही हैं, ये बेसिकली फायरबेस ने खुद हमारे लिए जनरेट की, ऑटो जनरेटेड है, सिस्टम जनरेटेड है, और इसको हम पुश आईडीज कहते हैं। पुश आईडीज इसलिए कहते हैं कि ये बेसिकली एक पुश मेथड होता है जिसके थ्रू ये जनरेट होती हैं। ये इंश्योर करने के लिए कि हमारा जितना भी डेटा हो वो बेसिकली यूनिक हो, वो कीज यूनिक हो, तो ऑटोमेटिकली फायरबेस हमारे लिए कीज जो है जनरेट करता है। जिस तरीके से मैंने पीछे आपको यहाँ पे मैसेज 1 मैसेज 2 कीज बताई है। कीज के लिए हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि एक कंटेक्स्ट के अंदर या एक लेवल के ऊपर कीज जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल मैसेज 1 के आगे मजीद आप एक की दे सकते हैं मैसेज 1, लेकिन मैसेज 1 का लेवल हमारे पास आ रहा है मैसेज 2। इसके नीचे आप कहीं पे भी मैसेज 1 या मैसेज 2 नहीं दे सकते। यानी कि इस लेवल के ऊपर आप कभी कोई भी की जो है वो आपकी रिपीट नहीं होगी। यानी कि किसी भी एक लेवल के ऊपर और किसी भी एक कॉन्टेक्स्ट में जो हमारी की है वो हम डुप्लीकेट नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पास यहाँ पे पुश आईडीज अवेलेबल हैं।
नेक्स्ट ये है कि आप वैल्यू को अगेन एज अ जेसन ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं, जेसन अरे सॉरी दे सकते हैं, जो कि बेसिकली रिकमेंडेड नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि ये आप दे नहीं सकते, आप इनपुट कर सकते हैं, आप दे सकते हैं मेरे पास जो मैसेजेस एक मेरे पास की है और इसकी वैल्यू बेसिकली मेरे पास एक जेसन ऑब्जेक्ट रे है, अगेन उसके अंदर की है और फिर अगेन रे है, दो मेरे पास वैल्यूज़ हैं, अगेन मेरे पास एक की है और उसकी दो वैल्यूज़ हैं। तो ये बेसिकली जेसन रे है, ये रिकमेंडेड नहीं है, ये हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर यूज़ करें तो कोई प्रॉब्लम हमारे पास वैसे नहीं आती। तो नेक्स्ट अगेन आप देख सकते हैं ये मेरे पास मैसेजेस की मेरे पास की है, उसकी वैल्यू अगेन एक की है, फिर मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं। तो अब आप सेम वे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम रियल टाइम डेटाबेस को एज अ रेस्ट एंड पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं। रेस्ट एंड पॉइंट से ये मुराद ये है कि स्टैंडर्ड जिस तरीके से आप किसी भी वेबसाइट का यूआरएल देते हैं, सेम वे आप अपने फायरबेस के डेटाबेस को उसी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर हम जब भी अब डेटाबेस को हम जो है वो एक्सेस करेंगे, क्यूरी करेंगे, तो हम जो है वो ड्रिल डाउन कर सकते हैं। पेरेंट्स से हम चले जाएंगे चाइल्ड की तरफ। तो जब भी हम अपर नोड से जा रहे होंगे, अपर लेवल से जा रहे होंगे डाउनवर्ड्स, तो बेसिकली हम मैसेजेस से नीचे जा रहे हैं, तो ये बेसिकली हमारे पास चाइल्ड है मैसेजेस का। और जब हम डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहे होंगे तो ये बेसिकली हमारे पास हो जाएगा पेरेंट हो जाएगा, मैसेजेस पेरेंट हो जाएगा, और ये की हमारी बेसिकली चाइल्ड होगी और उसकी का पेरेंट जो हमारे पास है वो मैसेजेस है। ये होप्स आपको पेरेंट चाइल्ड रिलेशन का पता होगा। तो अब जब भी आपको आपने कभी अपने डेटाबेस को एज अ रेस्ट एंड पॉइंट यूज़ करना हो या एज अ यूआरएल एक्सेस करना हो, तो सबसे पहले हमारे पास स्लैश और उसके बाद पेरेंट जो हमारे पास की है वो आएगी, अगेन हमारे पास जो है वो हमारी नेक्स्ट की आएगी, और उसके बाद जो है वो आप अपेंड कर सकते हैं .json, तो हमें ये पूरे का पूरा जो ऑब्जेक्ट होगा, ये वैल्यू जो होगी वो हमें मिल जाएगी। तो गाइस ये हमारे पास बेसिकली मेन स्ट्रक्चर है जो बेसिकली फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस का कुछ टर्मिनोलॉजीज हमने देखी हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि हम कभी भी अपने डेटाबेस को नेस्टेड नहीं करते। ये बेस्ट प्रैक्टिस है फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस के साथ काम करते हुए कि कभी भी आप अपने डेटाबेस को नेस्ट नहीं करेंगे मल्टीपल लेवल्स के ऊपर। ऑल्दो के फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस हमें 32 लेवल्स तक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने डेटाबेस को नेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस हमारे पास ये है, प्रोफेशनल अप्रोच ये है कि आप अपने डेटाबेस को ज़्यादा कम्प्लेक्स या ज़्यादा नेस्टेड फॉर्म में नहीं लेके जाएंगे। और उसकी जो रीज़न है वो बेसिकली अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आऊँगा अपने फायरबेस कंसोल के ऊपर, फायरबेस कंसोल के ऊपर मैं आ गया, तो ये मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर भी अब मैंने क्लिक करना है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है डेवलप के सेक्शन के अंदर डेटाबेस। इसके ऊपर मैं जब मैं क्लिक करूंगा तो अपने फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर चला जाऊंगा। यहाँ पे आपको क्लाउड फायर स्टोरेज का ऑप्शन, फायर स्टोर का ऑप्शन भी मिल रहा है। इसको सिंपली फिल वक्त स्किप कर देंगे, इसको बाद में हम देखेंगे। ये रियल टाइम डेटाबेस की एक नेक्स्ट जनरेशन है, इसको छोड़ देंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है और चूज रियल टाइम डेटाबेस, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा क्रिएट डेटाबेस के ऊपर। और यहाँ पे आपको बेसिकली दो मोड्स नजर आ रहे हैं, लॉग्ड मोड है हमारे पास और टेस्ट मोड है। राइट नो सिंपली आप टेस्ट मोड को सिलेक्ट कर दें। तो लॉग्ड मोड बेसिकली ये होता है कि आप फायरबेस डेटाबेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि कुछ यूजर जो है वो एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस को, कुछ नहीं कर सकते। आप इवन ये भी कर सकते हैं कि जो यूजर एक्सेस कर सकते हैं वो सर्टेन लेवल तक एक्सेस कर सकते हैं, उनकी एक्सेस आप जो है वो अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसको डिटेल में बाद में देखेंगे। राइट नो मेरे पास मेरा जो डेटाबेस है ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सिक्योरिटी रूल्स आर डिफाइंड एज पब्लिक, इसको सिंपली आप डिसमिस कर दें, इसको बाद में हम देखेंगे। हमने बेसिकली स्ट्रक्चर समझना अभी, तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे ये बेसिकली मेरे पास डेटाबेस की पेरेंट नोड है। यहाँ पे आपको मेरे डेटाबेस का जो लिंक है वो भी नजर आ रहा है, हमारे डेटाबेस का लिंक आपको नजर आ रहा है। ये मेरे पास बेसिकली पेरेंट नोड है और ये उसकी वैल्यू है नल। अब सपोज करें इसकी आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे दे देते हैं, कोई भी टेक्स्ट दे देते हैं, फॉर एग्जांपल अली दे देते हैं, तो ये मेरे पास बेसिकली मेरा रूट नोड बन गया, बेसिकली की बन गई और ये मेरे पास उसकी वैल्यू बन गई है। सिंपली इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर देंगे इसको। अब सपोज करें मैंने मल्टीपल लेवल के ऊपर डेटा को ऐड करना है, तो सिंपल यहाँ पे मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा, अगेन नेम आ गया और वैल्यू आ गया। सपोज करें मैं नेम यहाँ पे दे देता हूँ यूजर्स, और वैल्यू के लिए अगेन मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ। यहाँ पे मैं की दे दूंगा user1, और वैल्यू के लिए अगेन मैं प्लस कर दूंगा, यहाँ पे दे दूंगा नेम, वैल्यू दे दूंगा अली। और सपोज करें इसी लेवल के ऊपर मैं अगेन अगर प्लस करूंगा तो मैं user1, आपने ये चीज़ इंपॉर्टेंट आपने देखनी है, अगर मैं user1 के लेवल के ऊपर प्लस करूंगा तो मैं user1 का चाइल्ड क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो नेम हो जाएगा वो आप पासवर्ड दे दें और वैल्यू ऑफ 1 2 3 हम दे देते हैं। तो ये बेसिकली मेरे पास मेरा एक स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया। अब सपोज करें आप यहाँ पे न्यू यूजर क्रिएट करना चाहते हैं, तो अभी हम अगेन आएंगे यूजर नोड के ऊपर, प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा तो अब आपने देखा जो मेरे पास लेवल है वो बेसिकली user1 के लेवल के ऊपर ही मेरे पास नेक्स्ट जो नोड है वो क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे आप कह देंगे user2, और इसकी वैल्यू के लिए अगेन हम प्लस करेंगे, जो की हमारे पास होगी अगेन नेम होगी, इस दफा हम उस्मान कह देते हैं। अगेन प्लस करूंगा तो मैं न्यू वैल्यू यहाँ पे जनरेट कर लूंगा और इसको मैं सिंपली यहाँ पे कह दूंगा पासवर्ड, और पासवर्ड अगेन 1 2 3 हम यहाँ पे यहाँ पे हम वैल्यू इसकी 1 2 3 दे देंगे। एक चीज़ आपने इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट किया, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू में कुछ भी टाइप नहीं करता तो यहाँ पे मुझे एक प्लस का आइकन मिलता है, प्लस बटन मिलता है इसका। यहाँ पे अगर आप अपने कर्सर को लेके जाएंगे तो आपको टूल टिप नजर आ रही है ऐड चाइल्ड।
वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है कि आप एज एक चाइल्ड को भी एज अ वैल्यू दे सकते हैं। अगर मैं क्लिक करूं तो मैं पासवर्ड के ऊपर अगेन मल्टीपल लेवल्स क्रिएट कर सकता हूं, जो कि हमने नहीं करने। तो पासवर्ड अगेन मैं यहाँ पे 1 2 3 दे दूंगा और ऐड के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो आपने देखा यहाँ पे मेरे पूरे डेटाबेस का स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन हो गया। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि इस वीडियो के ऊपर सिर्फ हमने इसी चीज़ के ऊपर काम करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसको अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन में एक्सेस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास डेटाबेस का रूट नोड है, ठीक है जी। यहाँ पे आप इसका लिंक भी देख सकते हैं। इस डेटाबेस के अंदर बेसिकली मेरे पास सबसे जो मेरा पेरेंट नोड है वो यूजर्स है। अब यूजर एक की है, नोड की है, इसकी वैल्यू मल्टीपल चाइल्ड्स हैं, मल्टीपल यूजर हैं, यूजर 1 यूजर 2। यूजर 1 के ऊपर आता हूं तो अगेन मेरे पास दो वैल्यूज हैं, नेम पासवर्ड। यूजर 2 के ऊपर आता हूं, नेम पासवर्ड। अब सपोज करें आप इसी डेटाबेस को एज अ रेस्ट एंड पॉइंट एक्सेस करना चाहते हैं, तो सिंपल ये जो आपके पास एड्रेस है इसको कॉपी करें और न्यू बार के ऊपर जाएं, यहाँ पे अपना यूआरएल पेस्ट करेंगे और पेंड करूंगा .json। और जैसे इंटर करूंगा तो आपने देखा मेरा पूरे का पूरा डेटाबेस एज अ जेसन ऑब्जेक्ट मुझे मिल गया। मेरा पेरेंट रूट नोड यूजर्स, यूजर 1 उसकी वैल्यू नेम की नेम और फिर वैल्यू अली, पासवर्ड फिर पासवर्ड, फिर मेरे पास यूजर 2 आ गया और ये मेरे पास पूरा मेरा डेटाबेस का ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने पूरे डेटाबेस को एज अ जेसन ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, सपोज करें आप सिर्फ और सिर्फ यूजर 1 की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। अगर आप यूआरएल के थ्रू लेना चाहेंगे तो आप ये करेंगे, इसके साथ ही अपेंड करेंगे /users/user1.json। तो आपने देखा मुझे सिर्फ और सिर्फ यूजर 1 नेम अली पासवर्ड 1 2 3 आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। यूजर 1 वो वैल्यू जो है वो हमारे पास नजर आ रही है, ये यानी कि सिर्फ यूजर 1 की इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने यूजर 2 की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो सिंपल यूजर 2.json करेंगे तो मुझे सिर्फ और सिर्फ यूजर 2 की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो शो होगी। तो फर्दर इसी तरीके से आप मल्टीपल लेवल्स क्रिएट कर सकते हैं, आप अप टू 32 लेवल्स तक जा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पीछे बताया कि हम ज़्यादा नेस्टेड लेवल्स क्रिएट नहीं करते। वो क्यों नहीं क्रिएट करते वो भी मैं आपको एक रियल टाइम सिनेरियो बताता हूँ, होप्स आपको समझ आ जाएगी। अपने इस एग्जिस्टिंग डेटाबेस को डिलीट करते हैं। 2 hours later, 1 eternity later. सॉरी गाइस, वीडियो के दौरान एक काम आ गया था यार, बंदा घर में फ्री भी नहीं होना चाहिए, यकीन करो घर वाले नहीं बैठने देते। बहरहाल बैक टू आवर टॉपिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ जो डेटा वो इंपोर्ट किया है जेसन फॉर्मेट में। अगर मैं अपने सारे नोट्स जो हैं वो ओपन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास रूट नोड जो है वो बेसिकली चैट्स हैं। तो सपोज कर लें हमारे पास एक प्रोफेशनल मैसेजिंग एप्लीकेशन का डेटाबेस है, तो हमारे पास चैट्स हैं। चैट्स के नीचे हमारे पास चैट नंबर 1 है, चैट नंबर 2 है एंड सो ऑन। हमारे पास मल्टीपल जो है वो यूज़र की चैट्स हो सकती हैं। तो हमारे पास चैट नंबर 1 के अंडर एक टैब चाइल्ड है, हमारे पास एक लेवल है मैसेजेस का। मैसेज के नीचे हमारे पास मैसेज 1 है, मैसेज 2 है। अब मैसेज है हमारे पास, ये गवर्नमेंट बिक गई है। ये हमारे पास मैसेज है, अगेन नीचे M2 के नीचे मेरे पास मैसेज है, सेंडर है और मैसेजेस के नीचे ही मेरे पास बेसिकली जो है वो टाइटल है। अगेन मेरे पास चैट नंबर 2 है और चैट 2 के नीचे, सॉरी मैसेज नहीं, चैट के नीचे मेरे पास चैट का टाइटल है। अब ये हमारे पास हाईली नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस है। जब हम रिलेशनल डेटाबेस के साथ काम करते हैं तो हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हमारा डेटा हाईली नॉर्मलाइज हो, तो नॉर्मलाइज्ड हो। लेकिन यहाँ पे ये डेटा पूरी स्ट्रक्चर्ड है इन द फॉर्म ऑफ जेसन। अगर हम अपने एग्जिस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, अब सपोज कर लें आपको सिर्फ एप्लीकेशन के या चैट्स के टाइटल की ज़रूरत है, तो आप हंड्रेड्स ऑफ MB जो हैं वो ज़्यादा डाउनलोड करेंगे, जो मैसेजेस हैं आपके पास ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड होंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास पूरी स्ट्रक्चर जो है वो डेटाबेस है एज इन द फॉर्म ऑफ जेसन। अब सपोज करें मुझे चैट 1 की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं उसको डाउनलोड करूँगा तो ऑटोमेटिकली मुझे मैसेजेस M1 M2 और नीचे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस होंगे, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर डेटाबेस है। अब हम देखेंगे जो कि बेसिकली हमारे पास वेल स्ट्रक्चर डेटाबेस होगा। सारे में अगर नोट्स ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक चैट का टैब है, उसके नीचे मेरे पास चैट 1 चैट 2 चैट 3 है, सॉरी चैट 3 चैट 2 है, ठीक है। ये ऊपर नीचे इनके नेम्स, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं चैट्स के नीचे चैट 1 है, चैट 1 के नीचे मेरे पास लास्ट मैसेज है, मेरे पास टाइम स्टैम्प है, यानी कि कब कौन सा मैसेज गया, लास्ट चैट की जो हमारे पास हिस्ट्री होती है, और सिर्फ हमारे पास चैट का टाइटल है। अब यहाँ पे हमारे पास मैसेजेस नहीं है। सेम वे चैट 3 की इन्फॉर्मेशन है, चैट 2 की इन्फॉर्मेशन है, मैसेजेस नहीं है। जब भी आप चैट की इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करेंगे तो आप सिंपल सिर्फ इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर रहे हैं। आप एक्स्ट्रा जिस तरीके से हमने पूरे डेटा स्ट्रक्चर को देखा पीछे, तो आप उस तरीके से हंड्रेड्स ऑफ मेगाबाइट्स एक्स्ट्रा मैसेजेस के डाउनलोड नहीं कर रहे, बेशक आपकी एप्लीकेशन यूज़ नहीं भी कर रही फिर भी। तो सेम अगर इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूँ 1 2 और 3 को, तो नीचे चैट्स के लेवल के ऊपर ही हमारे पास एक इंडिविजुअल सेपरेट लेवल है मेंबर्स का। मेंबर्स के नीचे हमारे पास है 1। अब ये बेसिकली रेफर कर रहा है कि चैट 1 के नीचे अब मेंबर्स के ऊपर आप आएंगे तो आप देखेंगे चैट 1 के मेंबर्स ये हैं, चैट 3 के मेंबर्स ये हैं, चैट 2 के मेंबर्स हमारे पास ये हैं।
तो इसको अगेन मैं क्लोज कर दूं तो इसके नीचे बेसिकली हमारे पास आ जाता है मैसेजेस। अगेन आपने देखा है कि इवन के जो चैट्स के मेंबर्स हैं अगर वो भी मैंने एक्सेस करनी है तो मैं सिर्फ उन मेंबर्स को एक्सेस कर रहा हूँ, मैं पूरे के पूरे मैसेजेस को, एक्स्ट्रा चीज़ों इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर रहा, उनको डाउनलोड नहीं कर रहा। तो मैसेजेस के ऊपर जब आएंगे तो आप देखेंगे चैट 1 उसका मैसेज 1 और उसकी इन्फॉर्मेशन मैसेज 2, उसकी इन्फॉर्मेशन मैसेज 3, उसकी इन्फॉर्मेशन सेम वे मैसेज 3 और हमारे पास मैसेज 2 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो पूरा डेटा था वो बेसिकली वेल स्ट्रक्चर्ड। आपको चैट की इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, आप सिंपल चैट की इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करेंगे। मेंबर्स की जरूरत है तो आप मेंबर्स डाउनलोड करेंगे। जब आपको मैसेजेस की जरूरत पड़ेगी तो आप सेपरेट इनको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो भी बताता हूँ। आप सपोज कर लें कि आपके जो डेटा कनेक्टिविटी है आपकी डिवाइस के ऊपर थोड़ी सी लो है, थोड़ी सी पुअर कनेक्टिविटी है, तो आप जैसे ही ओपन करेंगे चैट्स को यूजर ओपन करेगा तो प्रीवियस डेटा स्ट्रक्चर के केस में जब हमने पूरा डेटा स्ट्रक्चर देखा है उसके में जब तक पूरे का पूरा डेटा डाउनलोड नहीं होगा तो आप इन्फॉर्मेशन में कुछ भी शो नहीं करवा सकेंगे और पूरे का पूरा डेटा 100 मेगाबाइट्स डाउनलोड होगा। डिवाइस के ऊपर आप उसको इटरेट करेंगे, चैट्स के ऊपर या सिंपल टाइटल के लिए भी तो उसको टाइटल शो करवाएंगे। यहाँ पे आप बैकग्राउंड के ऊपर मल्टीपल एसिंक्रोनस कॉल्स कर सकते हैं अपने डेटाबेस को। तो चूंकि मैसेजेस हमारे पास ज़्यादा हैं तो 100 मेगाबाइट्स डाउनलोड होने में टाइम लेंगे। इस दौरान जो है वो आप यूज़र को उसकी चैट के टाइटल शो करवा सकते हैं, उसके मेंबर्स शो करवा सकते हैं, उसकी लास्ट एक्टिविटी शो करवा सकते हैं। इस दौरान हमारे पास जो मैसेजेस होंगे वो बैकग्राउंड में डाउनलोड हो जाएंगे और आप उनको ऐड करते जाएंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास यूज़र एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थर्ड ये है कि हमारे पास होप सो इस चीज़ का आपको समझ आ चुका होगा। इन्हों की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन मैं इसी वीडियो में सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहता हूँ। लास्ट में आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ जो कि बेसिकली आपका डेटाबेस जो हो बेसिकली इस तरीके से हो कि वो स्केलेबल हो। जब भी आप उसको स्केल करना चाहें तो ये नहीं कि वो थोड़े से नेस्टिंग हो चुकी हो, तो जब भी आप स्केलेबिलिटी की तरफ जाएं तो आपकी कंप्लेक्सिटी डेटाबेस की ज़्यादा हो, बल्कि डेटाबेस को इस तरीके से आपको डिज़ाइन करना चाहिए कि उसकी स्केलेबिलिटी भी जो है वो उसकी कंप्लेक्सिटी को ज़्यादा ना करे। तो गाइस इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। आई नो कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई लेकिन मैं ये सारे टॉपिक्स बेसिकली इतने ज़्यादा इंटरलिंक थे कि मैं चाहता था सारे एक वीडियो में कवर हो जाएं। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कीजिएगा। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।